नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में कि सिंधु सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग है वो किस प्रकार से थी। जैसे आज के हम जो बेतरतीब नगर देखते हैं या जो अवैध कॉलोनियाँ देखते हैं या संकरी जो गलियां देखते हैं या जल निकासी की व्यवस्था को हम अच्छा नहीं देखते हैं। और जब हम ये सारी की सारी बातें जब हम देखते हैं एक हमारी सिंधु सभ्यता के स्थलों में, तो हम लोग आश्चर्य से भर जाते हैं कि आप देखो कि इतनी पुरानी सभ्यता होते हुए भी जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी और उतनी प्राचीन होने के बावजूद भी उसका जो नगर नियोजन है आप देखो कि बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। और बहुत से जो विद्वान हैं वो इस बात को मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है उसके जैसा नगर नियोजन हम 18वीं शताब्दी के जो पेरिस और ब्रिटेन जैसे जो नगर हैं वहाँ भी हम उसके समान नगर नियोजन नहीं देखते हैं। तो इतनी अच्छी प्लानिंग थी। तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वो प्लानिंग किस प्रकार से थी, किस प्रकार लोग रहा करते थे। तो सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि जो नगर हैं अधिकांशतः नगर हमें नदियों के किनारे मिलते हैं। तो नदियों के किनारे नगर बनाने का जो उद्देश्य है वो ये रहा होगा कि नदियों के कारण एक तो उनको परिवहन की सुविधा मिलती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आसानी से चले जाया करते थे या आवागमन की उनको सुविधा रहती थी। दूसरा, नदियों के कारण पेयजल की जो समस्या है वो भी नहीं रहती थी। और नदियों के कारण हम देखते हैं कि जो सिंचाई की सुविधा जो है वो भी नदियों के कारण उन्हें मिल जाया करती थी। और नदियों के आसपास हम देखते हैं कि उर्वर मिट्टी रहती है। तो उर्वर मिट्टी के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए, सिंचाई के लिए, आवागमन की व्यवस्था के लिए। अब दूसरा, नदी के कारण हम देखते हैं कि एक तरफ से वो आक्रमण से भी क्या रहते थे, सुनिश्चित रहते थे कि भाई इस तरफ से जो आक्रमण है वो नहीं हो सकता है। तो अब देखो कि नदियों के किनारे नगर बसाना भी क्या है, एक प्रकार से उनके विजन को बताता है, उनकी दृष्टि को बताता है कि भाई उनका जो विजन है वो कितना क्लियर था, कि भाई वो बौद्धिक दृष्टि से कितने समृद्ध लोग हुआ करते थे। तो नदियों के किनारे बसने का मतलब ये था। फिर हम देखते हैं कि नदियों के किनारे नगर इनके रहे। फिर जो नगर जो सिंधु सभ्यता के हैं उनको हम देखते हैं कि इन नगरों का जो विभाजन है हमें दो भागों में दिखाई देता है, एक इनका पश्चिमी भाग और एक इनका पूर्वी भाग। तो जो पश्चिमी जो भाग हुआ करता था उसे यदि हम देखें तो वो अपेक्षाकृत ऊंचा हुआ करता था, जबकि पूर्वी जो भाग है वो अपेक्षाकृत नीचे हुआ करता था। तो जो पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है, उसको गढ़ी कहा जाता था या इसी को दुर्ग भी कहा जाता था, जबकि पूर्व का जो भाग है इसको नगर के नाम से इसको जाना जाता था। फिर हम देखते हैं कि गढ़ी और नगर की बात हुई। फिर जो गढ़ी जो है, गढ़ी के जो भवन वगैरह है वो देखने से हमें ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग से संबंधित जो लोग थे वो यहाँ रहा करते थे, जबकि नगर के जो आवास हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ सामान्य लोग रहा करते थे। अब इनके आवास में भी हम देखते हैं भिन्नता हुआ करती थी कि
नगर में भी सारे मकान एक जैसे नहीं हुआ करते थे और न ही गढ़ी में सारे मकान एक जैसे हुआ करते थे। लेकिन समृद्धि के दृष्टिकोण से देखें, संपत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो जो गढ़ी है वो गढ़ी ज़्यादा हमें मजबूत दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि जो गढ़ी और नगर है इनके चारों तरफ भी हमें सुरक्षा का घेरा हमें दिखाई देता है। गढ़ी जो है वो भी एक घेरे में सुरक्षित है और जो नगर है वो भी एक घेरे में सुरक्षित हमें दिखाई देते हैं। और कई स्थानों पर हमें ये अलग अलग दिखाई देता है और कई स्थानों पर हमें एकल सुरक्षा का घेरा भी दिखाई देता है। जैसे लोथल की यदि हम बात करें तो लोथल में हम देखते हैं कि जो सुरक्षा का जो घेरा है, सुरक्षा का घेरा एकल है, अर्थात एक ही घेरे से दोनों को घेरा हुआ है। फिर अलग अलग यदि हम देखें तो हड़प्पा, जिस नगर की बात हम बहुत विस्तार से कर चुके हैं, रावी नदी के किनारे था। दयाराम साहनी ने वहाँ उत्खनन का कार्य करवाया 1921 में और वहाँ जो चीज़ें प्राप्त हुई जैसे कांसे की इक्के गाड़ी वगैरह की बातें हम लोग कर चुके हैं। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा को हम देखते हैं कि अलग अलग सुरक्षा प्राचीर बने हुए थे। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जो है, यहाँ हम देखते हैं कि भाई यहाँ भी जो सुरक्षा प्राचीर है वो अलग अलग थी कि भाई दुर्ग की अलग है और नगर की क्या दिखाई देती है, हमें अलग दिखाई देती है। फिर जो अधिकांशतः जो सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं उनमें दो स्पष्ट विभाजन मिलते हैं हमें, गढ़ी और दुर्ग के, गढ़ी या दुर्ग तथा नगर के हमें विभाजन मिलते हैं। जबकि आप देखो कि सिंधु सभ्यता का एक ही ऐसा स्थल है धोलावीरा जो गुजरात में है। तो जो धोलावीरा जो स्थल है उस स्थल को हम देखते हैं कि ये 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भाग कौन से रहेंगे कि दुर्ग का अस्तित्व तो है ही और नगर भी है, लेकिन इन दोनों के अलावे हमें एक मध्य जो संरचना है वो भी हमें यहाँ दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि जो दुर्ग जो है, दुर्ग हमें सभी जगह मिलता है, लेकिन एक स्थल ऐसा भी है चनहूदड़ो, और चनहूदड़ो में हम देखते हैं कि जो दुर्ग का जो या गढ़ी का जो अस्तित्व है वो हमें दिखाई नहीं देता है। और चनहूदड़ो जो है इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि चनहूदड़ो जो है वहाँ चनहूदड़ो बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख जो बात रही है चनहूदड़ो की वो क्या है, वो है वहाँ से हमें मनके बनाने का क्या मिला है, मनके बनाने का वहाँ से हमें कारखाना मिला है। इसके अलावा हमें चनहूदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली है और चनहूदड़ो से ऐसे साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं कि हमें लग रहा है कि किसी बिल्ली का पीछा कोई कुत्ता कर रहा है। इसके अलावा चनहूदड़ो के जो मृद भांड है वहाँ से हमें ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जो हमें पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की जो कहानी है उसके बारे में हमें बताते हैं। और यहाँ 1931 में NG मजूमदार जो है वो यहाँ उत्खनन का जो कार्य है वो यहाँ करते हैं। तो विशेष बात ये रही कि यहाँ एक ही टीला प्राप्त हुआ है, दुर्ग या गढ़ी का जो अस्तित्व है वो हमें यहाँ प्राप्त नहीं होता है। अब कालीबंगा को लेकर के यदि हम और बात करें तो आप देखो कि कालीबंगा का जो दुर्ग है, कालीबंगा का दुर्ग हमें 2 भागों में विभाजित दिखाई देता है। बाकी इस प्रकार की विशेषता हमें अन्यत्र सुलभ नहीं है। तो दुर्ग का द्विभागीकरण का मतलब है कि कालीबंगा के दुर्ग के हमें 2 भाग हमें मिलते हैं। तो चनहूदड़ो में दुर्ग नहीं मिला, कालीबंगा में दुर्ग के हमें क्या मिलते हैं, 2 हमें भाग मिलते हैं। और जो मोहनजोदड़ो जो है वहाँ हम देखते हैं कि दुर्ग और नगर के बीच से एक जल रेखा
जो सिंधु नदी से निकली है उसके द्वारा भी यहाँ हमें विभाजन दिखाई देता है। और यदि हम बात करें भारत में जो भी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, जो लगभग 1000 के आसपास स्थल अब तक प्राप्त हो चुके हैं, उन नगरों में यदि हम देखें कि सर्वाधिक सुव्यवस्थित और सबसे खूबसूरत ढंग से बसा जो नगर है वो है धोलावीरा। और धोलावीरा अभी मैंने आपको बताया गुजरात में है। और जबकि यदि हम यूं बात करें कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा जो नगर है वो मिलता है आपके राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी जो है वो हमें हरियाणा में मिलता है। तो सबसे सुव्यवस्थित और खूबसूरत जो शहर है वो है आपके धोलावीरा। अब सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में यदि हम देखें तो अब देखो कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें हैं, सड़कें एक तो चौड़ी सड़कें मिलती है हमें, और सिंधु सभ्यता की सड़कों की विशेषता है कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इसके कारण जो नगर है वो शतरंज के गेम के जैसे, या शतरंज का जो चेस बोर्ड होता है जिसमें हम चेस खेलते हैं, जिसमें अलग अलग खाने बने हुए रहते हैं, तो उसके जैसे नगर हमें दिखाई देते हैं। जबकि आज आप अपने आसपास, अपनी कॉलोनी, अपने गांव की यदि आप सड़कें देखें, अपने शहर की यदि आप सड़कें देखें, तो आप देखोगे कि यदि आप एक छोर पे खड़े हो तो दूसरा छोर आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो गलियां हैं या जो सड़कें हैं, जो कॉलोनियां अब नई बन रही हैं, या जिन कॉलोनियों को यूआईटी ने अप्रूव्ड वगैरह किया हुआ है, तो उन कॉलोनियों में तो अपवाद स्वरूप ये चीज़ें हमें मिलती है। जैसे जयपुर जो शहर है वो स्वाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया, तो उसकी सड़कें भी आपको चौड़ी मिलती है, समकोण पर कटी हुई दिखाई देती है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि सिंधु सभ्यता की तर्ज पर जो राजस्थान में बसा हुआ शहर है वो जयपुर माना जाता है, क्योंकि उसके जैसी झलक हमें वहाँ देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि यहाँ जो सड़कें हैं, अधिकांश सड़कें कच्ची है, लेकिन सड़कों को पक्का भी किया जाता था। और सड़कों को पक्का करने का जो प्रमाण है वो हमें मिलता है कालीबंगा में। और कालीबंगा आप सब जानते हो राजस्थान में है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसका अस्तित्व हमें दिखाई देता है, जिसका उत्खनन दयाराम साहनी, कैलाशनाथ बनर्जी, बीबी लाल, बीके थापर जैसे जो विद्वान हैं, जो पुरातत्वविद हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ सड़कें चौड़ी है, सड़कें अधिकांश कच्ची है, पक्की सड़कें केवल कालीबंगा में है, और सड़कें समकोण पर आपस में एक दूसरे को काटती है। फिर हम देखते हैं कि एक यहाँ मुख्य सड़क हुआ करती थी, और दूसरी इसकी क्या है, सहायक सड़कें हुआ करती थी। और जो मुख्य जो सड़क थी उसकी जो चौड़ाई है वो हमें मिलती है 9.15 मीटर। तो आप देखो कि 9.15 मीटर तक चौड़ी आपको दिखाई देती है। सोचो कितनी चौड़ी सड़क रही होगी। इसको प्रथम सड़क कहते थे, या इसको राजपथ कहते थे, या इसको अपना कह सकते हैं नेशनल हाईवे। और बाकी जो सड़कें हुआ करती थी, इसकी जो सहायक सड़कें जो हुआ करती थी वो इतनी चौड़ी नहीं थी। और हम देखते हैं कि ये जो सड़कें आपस में जहाँ काटती थी, तो काटने पर जो सर्किल बनता था उसको ऑक्सफोर्ड सर्किल उसको कहा जाता था। तो और जो सड़कें हैं, सड़कों की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता था। और हम देखते हैं कि जो घरों के जो दरवाजे थे, घरों के दरवाजे अधिकांश मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। मुख्य सड़क की तरफ क्यों नहीं खुलते थे? क्योंकि आप देखो कि अधिकांश सड़कें कैसी है, कच्ची है। और कच्ची सड़कें जब है तो यहाँ से जब परिवहन के साधन गुजरेंगे, जब बैलगाड़ियाँ जब गुजरेगी,
तब क्या होगा, मिट्टी उड़ेगी और वो मिट्टी कहाँ जाएगी, घरों में जाएगी। इस कारण जो मुख्य दरवाज़ा भी सड़क की तरफ नहीं होता था और न ही सड़क की तरफ ये लोग खिड़की वगैरह रखा करते थे। जबकि आज तो क्या है, आज तो हम सड़क के पास वाला प्लॉट लेते हैं ताकि जो गेट है, गेट सड़क की तरफ खोला जा सके। क्यों? क्योंकि अब अधिकांश सड़कें कैसी हो गई है, पक्की हो गई है। तो ये हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में हमने सड़कों की बात की, और आगे जो वीडियो होगा उसमें हम नगर नियोजन के दूसरे जो पहलू होंगे उनकी हम बात करेंगे।